ओके, तो आज हमारी जो क्लास है थर्ड क्लास है वो, तो ये है हमारी बेसिकली डेटा क्लीनिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। जो पूरी मशीन लर्निंग का साइकिल होता है उसके अंदर डेटा की प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है और उसके हवाले से इंसाइट्स निकालना, चीज़ों को क्लियर करना। फर्स्ट हमने तो यूज़ देखा था कि पाइथन का बेसिक इंट्रो और नमपाई कि हम एरेस पे कैसे काम करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर ओरिजिनल में डेटा मौजूद हो जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है और उसी से फिर हमारे मॉडल जनरेट करने हैं, तो पहले तो हमें डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी होगी। प्री प्रोसेसिंग इससे यहाँ मुराद ये हो गई कि आपको डेटा को पहले प्रिपेयर करना है मॉडल के हिसाब से। आगे जब आएंगे हम मॉडल्स को देखेंगे तो हम आपको समझ आएगा कि मॉडल्स को भी ऐसे ही नहीं चल जाता कि बस डेटा दे दे जो भी मौजूद है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट की हैं, जैसे एक पांडास, नमपाई, सीबोन, मैटप्लॉटलिब एंड प्लॉटली वगैरह। तो ये सारी पहले मैं पांडास का इंट्रो दे देता हूँ, नमपाई से तो आप लोग familiar हैं। पांडास की लाइब्रेरी जो है बेसिकली जितना भी डेटा होता है हमारे पास, जो हम लोग CSV फॉर्मेट्स के अंदर लेकर आते हैं, CSV से मुराद कॉमा सेपरेटेड फाइल, एक्सेल टाइप की, ठीक है। हम लोग एक्सेल टाइप में भी इसको समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर प्री प्रोसेस करने के लिए हम पांडास को यूज़ करते हैं। नमपाई से आप लोग फेमिलियर हैं। बाकी ये जो तीन लाइब्रेरीज हैं ये बेसिकली हमारे पास विजुअलाइजेशन के पर्पज से यूज़ होती हैं, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब एंड प्लॉटलिब। वार्निंग की यहाँ पर सिर्फ एक जो लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई है वो इसलिए कि एरर आ जाते हैं, कुछ वार्निंग्स आ जाती हैं, ठीक है। और वो वार्निंग हमारे पास यहाँ कोड के अंदर शो ना हो इसलिए हमने ये इग्नोर किए। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कम्प्लीटली वही चीज़ें शो होंगी जो हमारे कोड रनिंग होगा और उसका आउटपुट होगा, ना कि कोई वार्निंग, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक ये वाली बातें? तो ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डेटा फ्रेम के लिए। पांडास से हम लोग ये जो एज पीडी करके हमने यूज किया ये पांडास है और इसका एक फंक्शन है रीड सीएसवी। सीएसवी का फंक्शन, रीड सीएसवी का फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपको एक जो सीएसवी फाइल है, जो एक्सेल की फाइल होती है बेसिकली, उसको हम लोग रीड कर रहे हैं सीएस उसको, और उसको स्टोर कर रहे हैं ऐप्स पे। तो अब ये पांडास जो है ना, इसका एक पर्टिकुलरली खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मींस एक फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा रखता है उसी को, तो उसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। अब ये जो हमारे पास एप्स आया है इसको हमने डेटा फ्रेम का नाम दिया है। अब इसका आउटपुट किस तरीके का होता है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास गूगल प्ले स्टोर का डेटा सेट है बेसिकली। गूगल के प्ले स्टोर के डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसका कॉलम है, ये इसकी रॉज है, ठीक है। हर कॉलम एक इंडिविजुअल इसको देख प्रॉपर्टी बता रहा है कि ऐप, और इंडिविजुअल एंट्री उसकी कि हमारे पास ये सारी ऐप हैं उसकी कैटेगरीज, उस ऐप की प्ले स्टोर पे रेटिंग कितनी थी, रिव्यूज कितने आए, साइज एंड कंटेंट एंड सो ऑन। ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर, और ये हर एक इंडिविजुअल की एंट्री, ठीक है। अगर कोई बात बीच में समझ नहीं आए तो रोक सकते हैं, बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने ऐप डॉट हेड कॉल किया था। ऐप डॉट हेड से क्या होता है कि टॉप के जो 5 हमारे पास एंट्रीज हैं वो यहाँ शो हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो एक्सेल की फाइल आप लोगों ने देखी होगी तो उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन हेड का फंक्शन हमें टॉप 5 एंट्रीज ला के देगा। सेकेंड हमारे पास है एप्स डॉट टेल। एप्स डॉट टेल से हम लोग बॉटम से शुरू करते हैं, हमने पहले टॉप से शुरू किया था, बॉटम से शुरू करते हैं। तो बॉटम की जो 5 रॉज हैं बेसिकली वो हमें इसने रिटर्न करके दी। अच्छा जी, यहाँ पे इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉलम्स और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इन्फो का मेथड है। इन्फो का मेथड बेसिकली इंफॉर्मेशन बताता है कि आपके जो हमारे पास डेटा फ्रेम है, जो डेटा मौजूद है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि कॉलम्स के तमाम नाम लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास के उसके अंदर डेटा फ्रेम में, यानी आपके डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास उस कॉलम के अंदर एंट्रीज लिखी हुई आ रही हैं। नॉन नल से मुराद ये हो गया कि वहाँ पर नल वैल्यूज नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है वैल्यू के अंदर, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं सेल। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ रही हैं नॉट नल, और उसकी टाइप आ रही है कि उनकी टाइप क्या है। ये ऑब्जेक्ट टाइप का एक पाइथन के अंदर टाइप होती है डेटा की, कि फ्लोट है हमारे पास पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए, ठीक है।
तो अब हमारे पास सर ये ऑब्जेक्ट जो फाइल होती है स्ट्रिंग बेस पर ही होती है? क्या चीज दोबारा जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये स्ट्रिंग पर होती है या फ्लोट वैल्यू होती है, क्या नहीं, होती है? देखिए अब ऑब्जेक्ट की मैं बात समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये एक ऐसा जेनेरिक टाइप है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर ये तीनों टाइप को अपने अंदर अकर कर लेता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट से डिफाइन करते हैं ना तो वो फ्लोट भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये एक तरीके की पेरेंट टाइप है इन तीनों के लिए, तीनों चारों टाइप्स के लिए। ठीक है, वो इस सबकी चाइल्ड हो जाएंगे, उनसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको। समझ आइए बात, जिसने क्वेश्चन जी किया था। बिल्कुल। ठीक है, वजीन है, वजीन। ओके। तो अब हम यहाँ पे आते हैं ऐप डॉट डिस्क्राइब पे। अब यहाँ पे चूंकि एक ही कॉलम है हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का, यानी फ्लोट। न्यूमेरिक तो हैं बहुत सारे, जैसे साइज हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप से डिफाइन होगा, हम नीचे देखेंगे। अब फ्लोट है रेटिंग। अब यहाँ पे कुछ उसकी डिस्क्राइब से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं लिखी हुई। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है बेसिकली कि रेटिंग के अंदर जो नॉट नल वैल्यूज हैं हमारे पास। टोटल डेटा सेट का काउंट कितना था यहाँ पे लिखा हुआ। टोटल हमारे पास ये रही एंट्रीज, 10,840 एंट्रीज हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी 10,841 एंट्रीज, 10,841 एंट्रीज हैं टोटल रॉस की। अब यहाँ पर हमारे पास जो रेटिंग के अंदर वैल्यूज हैं वो कम आ रही हैं बेसिकली काउंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नल वैल्यूज होंगी, जहाँ पे रेटिंग में वैल्यूज नहीं होंगी तो वहाँ जाहिर सी बात है नल होगा। जब कुछ नहीं होगा तो वो उसको स्किप कर देगा, और जहाँ वैल्यूज मौजूद होंगी उनका काउंट होगा। मीन से सर मुराद। डिस्क्राइब में, बोले। ऐप डॉट डिस्क्राइब में रेटिंग ही क्यों आया? कोई और कॉलम, कोई और रॉ क्यों नहीं आई? ये वाली बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप्स दिख रहे हैं आपको। जी सर। डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट हैं, फ्लोट्स हैं। सिर्फ इसमें एक ही फ्लोट था। ठीक है, सही। तो डिस्क्राइब बेसिकली जो करता है वो ये काम करता है कि जो आपके पास न्यूमेरिक कॉलम्स है ना, पहले तो उनके हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है तो ऑब्जेक्ट टाइप के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमें हो सकता है कि ऑब्जेक्ट टाइप में स्ट्रिंग वैल्यू हो। तो क्या स्ट्रिंग के ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो सकती है? मेरा आपसे सवाल है। आप मीन नहीं निकाल, सर, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इसने रेटिंग को शो करवाया, क्योंकि रेटिंग की जो टाइप थी वो न्यूमेरिक थी और उस पर स्टैटिस्टिक शो हो सकती। ये बात क्लियर हुई? जी सर। ठीक है, चलें अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ये कुछ एक काम की चीज़ें आ रही हैं इससे रिलेटेड के इसने काउंट बताया पहले, मीन बता दिया पूरे इस कॉलम का कि मीन कितना है उसका। मीन वैल्यू मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि मीन क्या होता है। स्टैंड डेविएशन को भी मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट का मीन से डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, ये बाकी मैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास में और डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। ये मिनिमम वैल्यू कि पूरी रेटिंग के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी थी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, ये मिन और मैक्स आ गया। ये 25%, 50 और 75%। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं। क्वांटाइल्स ये क्या कि मैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मजीद डिस्क्राइब कर दूंगा इसको प्रॉपर, लेकिन इसमें इतना बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा डेटा है वो ऑर्डर के अंदर हुआ हुआ है। ठीक है, मेरे पास 1 से लेके 10 तक का वैल्यूज है, 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 तक में से मुझे कोई बताएगा उसकी 25% कितनी वैल्यूज होंगी? 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज, 25% 1 से लेके 10 तक। चलें 20 कर देते हैं, हम इसको 20 वैल्यू कर देते हैं ताकि और आसानी हो सर जाएगी। 20 वैल्यू। सर 20, टू, अगर 10 है तो 2 वैल्यूज जो होगी आपकी वो 25 होगी। वो 20%। 2.5 सॉरी। हाँ सॉरी 20। हाँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उसी तरीके से एक है कि, और वो स्टार्टिंग का होगी, हम लोग यहाँ से लेते हैं 20 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास। ठीक है, 20 का 25% कितना होगा? 4 आपका कितना हो जाएगा इसमें? 2 10%, 4 इसका 20%, तो 5 हमारे पास कितना होगा इसका? 25%। सही है, बात ये समझ आ रही? आ रही है या नहीं? जी आ सर, रही, जी सर, ठीक है।
ठीक है, तो ये 5 हमारे पास 25% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये दिखाना है, जो क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट होता है वो यही कहता है कि मुझे जो इसको 25% को डिस्क्राइब करती है ना, वो वैल्यू दे दो। तो 5 वो वैल्यू है जो 1 से लेके 20 तक के दरमियान की वैल्यूज में डिस्क्राइब करता है कि इसका 25% कितना है। सही है। बाकी मैं इसकी और मजीद डेप्थ में नहीं जा रहा, इतना इसको समझना से काफ़ी है, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास में प्रॉपर करूँगा इसको एड्रेस, वरना हम दूसरी चीज़ें रह जाएंगी हमारे। यहाँ तक तो सही है ना, काउंट, मीन, स्टैंड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम, इसको छोड़ दें फिलहाल अभी। यहाँ तक क्लियर है कि स्टैटिस्टिक्स क्या शो Yes. किसने। देन हम नेक्स्ट चलते हैं डेटा क्लीनिंग। थोड़ा सा चलें, अब डेटा क्लीन है, क्योंकि अब थोड़े से हाथ गंदे करने का टाइम आ गया हमारे। पहले तो बहुत साफ साफ था, थोड़े से गंदे करते हैं हम हाथ, डेटा को क्लीन करते हैं। अच्छा, एप्स डॉट एप्स का हमारे पास था डेटा फ्रेम। अब इज डॉट करके इज एन ए लिखा है, इज एन ए से मुराद है नॉट अ वैल्यू, ठीक है, नॉट अ नंबर फॉर एग्जांपल, कि वो इस तरीके से हमें दे दे कि इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो नल है। बेसिकली हम लोग नल से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नॉट अ नंबर फॉर एग्जांपल। एनी का फंक्शन ये है कि कोई भी एक ऐसा इसके अंदर फैक्टर है कहीं भी किसी भी कॉलम में जो नॉट अ नंबर है, तो मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। बात समझ आ रही है? नहीं, कुछ चीज़ नहीं आ रही, लग रहा है समझ नहीं आ रही। ये खामोशी बता रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गई आ गई। इससे समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नल वैल्यूज मेरे पास हैं या नहीं है। नल वैल्यूज मेरे पास जिसमें नहीं है वहाँ पे सम आ गया 0, ठीक है। इस नल का मतलब ये हो गया कि आप बताओ उधर नल वैल्यू है, यानी नल से हमारा सिंपल एम्प्टी, उस सेल में कोई वैल्यू ही ना हो, ठीक है। और सम ऐप के कॉलम पकड़ो, इसका मतलब ये हुआ ऐप का कॉलम लो और उस कॉलम के अंदर चेक करो कोई नल वैल्यू है। अगर है तो रिटर्न कर दो उसका काउंट, नहीं है तो वो सिंपल 0 आ जाएगा। अब देखें रेटिंग के अंदर, रेटिंग के अंदर 1474 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वैल्यू नहीं है मौजूद, तो उसने वो काउंट रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से यहाँ 1 रिटर्न किया, 8 और 3, ठीक है, कि जहाँ पर नल वैल्यूज थी उनका काउंट। यहाँ पे सिंपली इज एन ए डॉट एन ई, पता है क्या बता रहा है, ये यही बात बता रहा है कि अगर वहाँ पे नल एंड नॉट अ नंबर वैल्यू है तो वहाँ पे आप ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है वहाँ पर तो वो लाजमी सी बात है कि फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हम बाइनरी के अंदर देख रहे हैं, अगर नल है कि उस कॉलम के अंदर कहीं भी तो ट्रू, नल नहीं है तो सिंपली फॉल्स। सही है ये बात? जी। ओके, जी है ठीक। ना। हम नीचे चलते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने इज नल डॉट एन ए ऊपर देखा, ये इज एन ए से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि चेक वेदर द रिकॉर्ड विद मिसिंग टाइप कंटेन सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ हमें चीज़ कुछ चेक करनी है कि हमारे पास कोई काम की इंफॉर्मेशन है या नहीं है उसके हवाले से, ठीक है, टाइप के कॉलम के अंदर, तो हमने चेक करना है, ठीक। वो कैसे, ये डेटा एक्सप्लोरेशन का काम है टोटली। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एप्स डॉट टाइप का एप्स लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे एक्सेसिंग करनी थी, पहले मैं एक्सेसिंग थोड़ी सी बता देता हूँ एक्सेस कैसे करते हैं। कॉलम है एक, तो ये तरीके का आ रहा है कि टाइप्स लिखा आपने, ठीक है, तो मेरे पास वो कॉलम आ गया, सही, उसकी वैल्यूज आ गई सारी। मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ तो सिर्फ 5 आएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको एक तो एक्सेस करने का तरीका ये हो गया, एक तरीका ये भी है कि मैं इसको सिंपल नाम से इसको कॉल करूँ, डॉट लगाऊं और टाइप लिख के इसको कॉल करूँ, देन ये भी हो गया तरीके का हमारे पास, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल कॉलम को जब हमने एक्सेस करना है तो अच्छा तलाल, आप इन दोनों की ना कन्वेंशंस का बता भी दें कि हम क्यों जो है वो डॉट लगा के यूज करते हैं और क्यों हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यूज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज भी क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके अंदर डॉट टाइप के अंदर हम ज़्यादातर इसके हवाले से जब करते हैं, हम सीरियल चाहिए होता है ना, डेटा फ्रेम टाइप की हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जब मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाए इसके अंदर, तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न आया है, अब देखें इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा।
ये एक डेटा फ्रेम टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। जबकि ये जो है एक सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो तरीके का आ रहे हैं, एक सीरीज ऑब्जेक्ट होता है और एक डेटा इसका होता है, क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम टाइप का होता है, ठीक है। सीरीज सिंपली वैल्यूज टाइप आती है, सिंपल सिंपल वैल्यूज, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से कॉल करते हैं तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में देता है जिसकी इंडेक्सिंग पूरी प्रॉपर वे में होती है। दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। इसके जो यूजेज है वो हम आगे देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स काम में आती है और मॉडल बिल्डिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम अब देखते हैं एप्स डॉट टाइप, वैसे मैंने कॉल किया उसको इज एन ए, यानी अब वही बात कि नॉट अ नंबर, जहाँ पर ट्रू है सिर्फ मुझे वो पर्टिकुलर रिटर्न कर दो। तो इसने सिंपल वही रॉ रिटर्न कर दी जहाँ पे टाइप क्या था, एन से यहाँ मुराद है नॉट अ नंबर, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये वाला कोड, पीस ऑफ कोड क्लियर है? नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछना। क्लियर है। जी सर। ठीक है, चल गुड, सारे अच्छे बच्चे लग रहे हैं, सबको सब समझ आ रहा है। अच्छा, एप्स डॉट टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स, मैंने टाइप्स लिया है, टाइप का ही कॉलम लिया है, ठीक है, लेकिन आगे एक नया फंक्शन यूज कर लिया, वैल्यू काउंट्स। अब वैल्यू काउंट्स में इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे कोई बता दे कि उसको क्या नज़र आ रहा है इधर, क्या बात बताना चाह रहा है दरअसल यहाँ पे वैल्यू काउंट का फंक्शन। सर एनीवन? ये बताना चाह रहा है कि टाइप के अंदर 3 वैल्यूज है, फ्री, पेड और जीरो, और इनके काउंट्स ये है कि भाई इतनी टेबल्स के अंदर ये वैल्यूज है उसकी। बिल्कुल, बात समझ आई जो बरप्रधान ने हमारे की ये बात आप जी लोगों बिल्कुल। को, ठीक है। तो फ्री के ऊपर इसने बता दिया हमारे पास कि फ्री वाले वेरिएबल में कितने काउंट है, पेड वाले में कितने, जीरो वाले में कितने। वैल्यू काउंट्स का फंक्शन ही बता रहा है। अब ड्रॉप रिकॉर्ड विद मिसिंग टाइप एंड कंटेंट। अब देखें इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, अब हमारे पास अगर टाइप मिसिंग है यानी मिस है वैल्यू उसके अंदर, तो हम वो डेटा हम लोग मॉडल के लिए नहीं भेज सकते, हमें उसको क्लीन करना होता है। बेसिकली क्लीनिंग के अंदर कुछ चीज़ें जिसमें एक हमारे पास मिसिंग वैल्यूज से डील करना भी होता है। मिसिंग वैल्यूज को डील करने का तरीकेकार क्या होता है? एक तरीकेकार ये है कि आप उस कॉलम को ही ड्रॉप कर दें कम्प्लीटली तौर पर, ठीक है। एक तरीके तो ये होता है। एक तरीकेकार ये होता है, अगर ये नोट करना चाहें तो बात कर सकते हैं आप लोग। एक तो ये कि आप पूरा कॉलम ड्रॉप कर दें, लेकिन उसका सिनेरियो ये है कि कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज के अंदर आपके पास वैल्यूज नल हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 का रिकॉर्ड है, उसमें से या 27 या 30-40 हज़ार वैल्यूज जो हैं वो नल हैं। तो अब आपको वो कॉलम, इंडिविजुअल कॉलम, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि उसको ड्रॉप कर दें, उसको यूज़ ही नहीं करें अपने डेटा विजुअलाइजेशन या इसके लिए, मॉडल बिल्डिंग के लिए। एक तरीका ये है कि उसको रिप्लेस कर दें किसी ऐसी वैल्यू से जहाँ पे नल है ना, तो उसको रिप्लेस कर दें किसी वैल्यू से। अब रिप्लेसिंग कैसे होगी वो हम आगे मैं बात करता हूँ उसकी क्राइटेरिया से। सर एक बात पूछनी थी, अगर वो हम जो पहला वाला जो आपका पार्ट था कि वो उसको ड्रॉप कर दे, अगर वही कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ फीचर वाइज। अच्छा, तो देख, हाँ ये वाली बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को एक तो तरीका ये है कि वो फीचर की इम्पोर्टेंस कितनी है ये भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। फिर हमें ये करना पड़ेगा, हम एक तो ये काम करेंगे, डोमेन एक्सपर्ट को उस पर बिठाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल बिजनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई इंडिकेटर हमारे पास है ना बिजनेस का ऐसा रह गया है जिसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू है, तो कोई डोमेन एक्सपर्ट उसके ऊपर बताए हमें कि वैल्यूज़ क्या हुई यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग ये करें कि उसकी जनरलाइजेशन करें किसी तरीके से हिट एंड ट्रायल के थ्रू, ताकि हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट आ जाए उसके लिए। लेकिन ये एक तो हमारे पास एक आउटलायर का कॉन्सेप्ट होता है जब हम लोगों के पास कोई ऐसे फीचर्स आ रहे हैं ना, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ रहे हैं जिसमें वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो डोमेन एक्सपर्ट को बिठाएं या तो हिट एंड ट्रायल करके कोशिश करें। बात समझ आ रही है? सर हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज थी जिसमें से मेरे पास 4 वैल्यूज मिस थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज मौजूद थी ना, मैंने एक तरीक़ेकार ये किया कि मैंने पूरी इनका डेटा सेट का मीन निकाला और इम्प्यूट करके, यानी जहाँ जहाँ मिसिंग थी वहाँ पे मीन रख दिया पूरी डेटा।
ठीक है, मीन के अलावा मैं मीडियन रख के देखूंगा, ठीक है, या फिर मैं मॉड रख लूंगा। ये कब कब कैसे कैसे क्यों रखना है, ये वाली डिस्कशन अगेन मैं यही कहूँगा स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ हमें डेटा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन देखनी है। ठीक है, ये बात समझ आई मेरी? सही सर, बेहतरीन। ठीक है, तो ड्रॉप यहाँ पे एप्स डॉट ड्रॉप एन ए, यानी जो भी नल है वो नल वैल्यूज को हमें क्या करना है, सबसेट हमने दिया है यहाँ पे टाइप और कंटेंट टाइप, ठीक है, मिसिंग टाइप को हमें वो वाले ड्रॉप करने हैं बेसिकली। यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है और अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब इसने किया क्या, यहाँ पे 0 हो गया, ऊपर हमारे पास यहाँ पे टाइप के अंदर कुछ वैल्यूज आ रही है, 1 मिसिंग थी। तो सिंपली क्या किया इसने सिंपल ये किया कि वो रिकॉर्ड, वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड, जैसे ये रहा वो रिकॉर्ड, वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड जहाँ पर नल वैल्यू थी टाइप के अंदर, वो पूरा रिकॉर्ड ही उड़ा दो, काम खत्म। सही, ये बात समझ आई मेरी? कि उस पूरे रिकॉर्ड को ही डिलीट कर दो। जैसे 10,000 मेरे पास लाइन है, एक जगह टाइप में मेरे पास नल था, तो मैंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया उस रो को, तो अब मेरे पास कितनी रोज बच जाएंगी 10,000 में से? एनीवन? कोई तो बोलो यार। 9,999 9,999 वैल्यूज रॉस की बच जाएंगी मेरे पास। ये बात समझ आ रही नहीं है? जी सर। चलो सही। अब मैंने यहाँ सर इसमें लाइन, इस लाइन में जो लिखा हुआ है इन प्लेस इक्वल ट्रू, इसका क्या पर्पस है यहाँ पे? इन प्लेस इक्वल ट्रू का पर्पस क्या है? इन प्लेस इक्वल ट्रू का मतलब ये है कि अगर मैं इन प्लेस नहीं लगाता ना, तो मुझे इसको इस तरीके से करना पड़ता, एप्स इक्वल्स टू, और फिर मैं पूरा यही कोड लिखता, लेकिन विदाउट इन प्लेस। एक सेकेंड यार, अब ये क्या करता, इन दोनों में फंक्शन में डिफरेंस बताता हूँ कि ड्रॉप एन है, यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना पड़ता है। इन प्लेस टू नहीं किया ना, तो हमें वापस बताना पड़ता है कि इसको कहाँ सेव करना है, हमने ऐप्स के डेटा फ्रेम में इसको सेव करना है। सही है, इसने जो रिजल्ट रिटर्न किया ना, बेसिकली ड्रॉप एन है हमारे पास वो पूरा डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है क्लीन होने के बाद, ठीक है। तो क्लीन होने के बाद इसको स्टोर क्या करवाना है, इस ऐप्स के वेरिएबल में वापस। तो इसीलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर, जब हमने इन प्लेस टू कर दिया ना, तो इन प्लेस टू से करने से क्या हुआ कि हम कोडिंग हमारी थोड़ी और आसान हो गई, हमें इस इक्वल की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वल्स टू एप्स करने की। वो डायरेक्टली उसने खुद ही ने किया कि फोर्सफुली उसने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद जो फंक्शन हमारे पास डेटा सेट रिटर्न होकर आएगा, वो फोर्सफुली हम इसी के अंदर स्टोर करवा देंगे। बात ये समझ आई? एन प्लस टू जी का, सर, समझ आ गया। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देख लिया कि वो टाइप में 0 हो गए, मीन्स वो रिकॉर्ड गया। डुप्लीकेट, डॉट डुप्लीकेट एन है। अब डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि सिंपल हमारे पास ऐसी वो कुछ रॉज हो सकती हैं, डुप्लीकेशन हो सकती हैं डेटा के अंदर, जो हमें रिमूव करनी पड़े। कोई ज़रूरत ही नहीं है ना यार, एक मेरे पास रिकॉर्ड टपल मौजूद है ऐसा जिसमें वैल्यूज मौजूद है, मैं बार बार रिपीट क्यों करूँ, ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको भी हमें डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में रिमूव करना होता है। तो डॉट डुप्लीकेट्स, इसने ये एप्स डॉट डुप्लीकेटेड मेथड से मुझे ये पता लगा कि डुप्लीकेट है या नहीं है। डॉट एनी से सिर्फ मुझे ये बात, एनी से मुराद कोई भी एक अगर रिकॉर्ड पूरे डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट है तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स में ये क्या करता है, अगर कोई डुप्लीकेट नहीं होता तो फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करता। बिल्कुल। अब आते हैं हम डॉट डुप्लीकेट कैसे करते हैं। डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करने का सिंपल सिंटेक्स ये है, एप्स डॉट करके हमने डॉट डुप्लीकेट्स का मेथड कॉल किया, इन प्लेस कर दिया ट्रू में, इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू से अब क्या होगा अगेन, कि ये इसको फोर्सफुली ये कहेगा कि वापस इसमें स्टोर कर दें। अगर मैं इन प्लेस टू नहीं लिखता तो मुझे वही कन्वेंशनल वे में ये लिखना पड़ता सब, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है?
यस सर। अब मैंने ये फंक्शन कॉल किया और अब हम देखते हैं क्या हमारे पास डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट ही नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेक किया है कि डुप्लीकेट रिमूव होने के बाद मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं, तो उसके हवाले से काउंट आ गया कि मिसिंग वैल्यूज का काउंट कितना है। तो इस पर खासा कोई असर नहीं हुआ। तो हम देखते हैं, नीचे क्लीनिंग करते हैं थोड़ी और। अच्छा, यहाँ पे अब अभी किसी ने मुझसे एक सवाल किया था ऊपर। सर ये सही चेक करके बता दिया कितनी रह गई ना डुप्लीकेट वैल्यू उसके बाद रॉस। रॉस कितनी रह गई, एक सेकंड। एप्स डॉट इन्फो, आपके पास एप्स डॉट इन्फो कॉल किया, आपने एंट्रीज देखी, ये कितनी है 10,356, जबकि मेरे पास ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल 10,841। सही है। ठीक है ये बात, सही। ठीक है। ओके, अब हम, किसी ने मुझसे सवाल किया था ऊपर, वो यहाँ पर करेक्टिंग डेटा टाइप्स ऑफ ईच एट्रीब्यूट, ऊपर ऑब्जेक्ट था, किसी ने बोला ये सिर्फ रेटिंग में डिस्क्राइब क्यों आ रहा है, वो नहीं आ रहे बाकी जैसे न्यूमेरिक थे, साइज वगैरह। अब हमें वहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन था, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन है। अब हम वो इसको सेट करना है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल टाइप हमें पता है कि इसकी ओरिजिनल टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी साइज की ओरिजिनल टाइप? न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए थी, न्यूमेरिकल इंटीजर। वैल्यू, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको नीचे करते हैं क्लीन थोड़ा सा डेटा को, और पहले हम ये देख लेते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़े सा एक्सप्लोर किया डेटा को। अच्छा, डेटा के अंदर जब आप काम करते हैं ना, तो डेटा एक्सप्लोरेशन बहुत क्या कहना चाहिए, हेक्टिक टास्क होता है कि आपको हर एक कॉलम को, हर एक एट्रीब्यूट को जा के चेक करना होता है कि यार इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है जो मुझे काम में आए, और ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि एप्स डॉट टाइप, जो टाइप पेड एप्लीकेशन होती है ना हमारे पास इसके ऊपर गूगल प्ले स्टोर पे, तो सिंपल मैंने वो चेक किए यहाँ पे कि क्या है, उनके हवाले से मैं यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें इंस्टॉल आ रहे हैं 10,000 कॉमा प्लस, ठीक है। तो जब हम इसको, क्या कॉमा और प्लस अगर किसी के अंदर हो तो क्या हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हैं? नहीं सवाल है सर। मेरा। नहीं कह सकते, तो पहले मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, इनको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये सिर्फ 10,000 रहे, 100,000 रहे। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब एक्सरसाइज करते हैं इस हवाले से, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कॉमा प्लस एंड डॉलर, ये साइन है, ठीक है। डॉलर कहाँ है और कॉमा कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ। डॉलर हमारे पास प्राइस के कॉलम में, और जैसे कि जब तक डॉलर का ये रहेगा तब तक हम इसको न्यूमेरिक एज ए ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमें इससे भी जान छुड़ानी है बेसिकली। तो अब हम कैसे करें, मैंने कॉलम की कॉलम्स टू क्लीन के नाम से एक एरे बनाई है जिसके अंदर कुछ तमाम कॉलम्स रखे हैं जिनको मुझे क्लीन करना है, ठीक है। देन ये लूप का, लास्ट टाइम लूप का आपको सिंटेक्स पता है कि क्या करेगा, ये हर एक जो भी वैल्यू है कॉलम के अंदर भेजेगा, इस एरे में जो भी वैल्यू थी, फिर हम नीचे आएंगे इस अंदर वाले इनर लूप में। इनर लूप क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स टू रिमूव, वही रिमूव क्या क्या करना है, तीन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रिमूव करने हैं उसमें, प्लस कॉमा एंड डॉलर, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनकी वजह से हम न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उन वैल्यूज को। तो हम कहाँ जाएंगे, हर एक कैरेक्टर को इनर लूप में जाएंगे। ये क्या करेगा, इंडिविजुअली 3 दफ़ा चलेगा ये बेसिकली, सही है। हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को यहाँ इसने कैरेक्टर के वेरिएबल में भेजा। एप्स का मैंने कॉल किया, यहाँ पे कॉलम बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है, कॉलम मुझे, मैं थोड़ा सा लिख के भी बताता हूँ ताकि समझ आता है, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले मेरे पास रिव्यूज, यार वैसे रिव्यूज के कॉलम में, नहीं रिव्यूज का कॉलम शायद नहीं है, हाँ ये रिव्यूज के कॉलम में नहीं था कुछ, तो रिव्यूज का कॉलम हटा दिया। अब मैंने 2 कॉलम बचे मेरे पास। अब मेरे पास सबसे पहले इंस्टॉल का कॉलम, इंस्टॉल्स के कॉलम के ऊपर हमने फर्स्ट आइट्रेशन चलाई पहली दफा। हम गए कैरेक्टर के इस लूप में, इनर लूप में, यहाँ पे गए
ऐप्स के इस कॉलम पर जाओ, ठीक है, ऐप के अंदर इस पर्टिकुलर रिव्यू के इंस्टॉल्स के कॉलम पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, ऐप्स के कॉलम पे जाके एक डॉट अप्लाई का फंक्शन यूज किया। अप्लाई का फंक्शन क्या करता है, अप्लाई का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को के ऊपर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो अप्लाई कर देगा। ये बात समझ आ रही है? अभी अंदर की कोडिंग ये जो है ना, ये वाली बात बोलते हैं, सिर्फ अप्लाई की बात समझ आई? अप्लाई क्या यस करेगा? सर। ठीक है, और भी लोग हैं, मुझे और बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही वैसे तो और भी बोल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने अंदर एक फंक्शन यूज किया दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन करता क्या है, सिंपल इसने अप्लाई किया है, इसने 10,000 लिया होगा क्योंकि 10,000 इस तरीके से था यहाँ पर, सॉरी 10 नहीं है 100। ठीक है, ये कुछ यूं था हमारे पास प्लस करके, तो इसने किया क्या, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को लिया और रिप्लेस किया कैरेक्टर को किससे, एम्पटी से, यानी कैरेक्टर हमारे पास क्या क्या डिफाइंड है, प्लस कॉमा एंड डॉलर। इसने इसको जब एम्पटी से कर रहे हैं तो एम्पटी का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए उसकी जगह पे, ठीक है, तो इसने इंस्टॉल को ऐसे कर दिया, आप ये देखें आप, और यही काम इसने किया है किसके साथ, पहले कॉलम इंस्टॉल्स के साथ। जब इंस्टॉल पूरी तरीके से क्लीन हो गया देन हम सेकंड आइट्रेशन में आए और वापस ऊपर गए और इसने प्राइस का कॉलम बनाया। प्राइस के कॉलम के बाद इसने कैरेक्टर देखा, प्लस कॉमा नहीं है, यहाँ पे डॉलर ज़रूर है इसके अंदर, तो डॉलर को रिप्लेस कर दिया एम्पटी से, तो ये डॉलर भी सेट होके आ गया और डॉलर रिमूव हो गया। ये हम रन किया, सही है, ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम आते हैं नीचे थोड़ा सा, कंटेंट रेटिंग कॉलम कंटेन सम कॉम्प्लिकेटेड, ये आप लोग म्यूट कर लें, ठीक है। ऊपर एक और लाइन लिखी हुई थी, जी सर, ऊपर एक और लाइन लिखी हुई थी, थोड़ा उसका बता दो, वो क्या कहेगी ऊपर वाले कॉलम में दें आपके सेल में, ये जो ऐप डॉट इज इक्वल टू पेड वाली। हाँ, ये सिंपली यही कह रहा है कि हमें, क्योंकि एक्सेसिंग करने का मैंने बताया था ना कि एक्सेस करने का एक तो तरीका ये है कि आप कॉलम के नाम लिखते जाएं, ठीक है, ठीक है, एक तरीके ये सिंगल के लिए, जब मुझे 2-3 एक साथ करने तो उसको एक्सेस करने का तरीकेकार ये है, ठीक है, इंस्टॉल्स। तलाल, may I answer this question? शॉर्ट, अच्छा, देखिए आपका सवाल ये था कि ये ऊपर वाली लाइन है क्या, तो बेसिकली ये कंडीशनल सबसेट कहलाता है कि हम जो है ना डाटा फ्रेम पूरा नहीं उठाना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि टाइप का जो कॉलम है उसके अंदर 2 वैल्यूज थी, एक फ्री और एक पेड, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ पेड वाली जो वैल्यूज है ना वही रिकॉर्ड्स मेरे पास उठकर आए। मतलब कि हमने पूरे डाटा फ्रेम को, सारे कॉलम्स को ले लिया, लेकिन टाइप के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, वो सिर्फ पेड आएंगी। तो अगर तलाल आप इनको दिखाएं तो वो सिर्फ पेड वैल्यूज जो है वो रिटर्न होकर आई हैं, मतलब वो रिकॉर्ड्स रिटर्न होकर आए हैं जिसके अंदर टाइप की वैल्यू जो है वो पेड है। ये बेसिकली कंडीशनल है, इसको बूलियन कंडीशनल भी हम बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने ट्रू करके देखा था ऊपर कि नल वैल्यूज अगर नल है, नल वैल्यूज अगर ट्रू है तो हमें वही रिकॉर्ड चाहिए जिनमें नल वैल्यूज हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मेरे पास टाइप के अंदर पेड वैल्यूज हैं तो मेरे पास वही रिकॉर्ड्स उठकर आए जिसकी वैल्यू जो है वो पेड है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते होंगे कि टाइप के अंदर सिर्फ पेड ही शो हो रहा है, यहाँ पे फ्री शो भी नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली कंडीशनल सबसेट कहलाता है क्लियर हुई ये कि बात, यूज हुआ है। सबको क्लियर है ये बात? ओके सर, समझ आ गई, थैंक यू वेरी मच। चले अब हम नीचे चलते हैं, यूनिक वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर के अंदर हमने सिंपल एक्सेस किया, कंटेंट रेटिंग का कॉलम उठा और उसमें चेक करना है हमें यूनिक वैल्यूज कितनी है। यूनिक वैल्यूज अब हमें बता दें कि बस यही वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, बेसिकली यूनिक यही है, ठीक है, पूरे उस कॉलम के अंदर सिर्फ ये 5 वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ये कंटेंट की रेटिंग, ये इंट्यूटिवली आपको समझ भी आ रहा होगा कि वो जो पर्टिकुलर ऐप है वो सिर्फ टीनेज के लिए है, एडल्ट्स के लिए है, एवरीवन और 10+ एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जाना है, ये जो कुछ चीज़ें ना 10+
17+, इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं और थोड़ा अच्छा बनाते हैं। कैसे करते हैं कि मैंने डॉट रिप्लेस, ऊपर मैंने बताया था कि डॉट रिप्लेस से हम लोग काम कर सकते हैं। डॉट रिप्लेस में एक और चीज़ है, कैसे करेंगे डॉट रिप्लेसमेंट कैसे की, कि मैंने वो तमाम कॉलम जिसमें मुझे रिप्लेसमेंट करनी थी 10+, 17+ और 18+ जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है हमने 10+ के अंदर, मैच्योर में और एडल्ट के अंदर, इन तीनों टाइप के अंदर मैप करना है बेसिकली, इनको इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो कंटेंट रेटिंग के कॉलम में एवरीवन 10+ को ये कर देगा किससे रिप्लेस, 10+ से। मैच्योर 17+, मैच्योर एडल्ट ओनली 10+ को एडल्ट से, ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए और अच्छा हो जाए। और जब हम इसको रन करेंगे सेल को तो हम देखेंगे, ये देखिए इसमें उसको डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके देन हम ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। नाउ वी हैव करेक्टेड द वैल्यूज ऑफ प्राइस। अब प्राइस की वैल्यूज को हमने करेक्ट करना है। देखें, ये जो कंटेंट रेटिंग है ना, एक इसके अंदर एक टाइप होती है, जैसे हमने डिस्कस की थी टाइप्स को, कि इंटीजर हो सकती हैं आपके पास, फ्लोट हो सकती है, ऑब्जेक्ट। एक और टाइप की होती है जो कि कैटेगरी टाइप कहलाती है। कैटेगरी टाइप बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये कैटेगरीज है ना, तो हमारे पास पाइथन और जो पांडास है वो एक ऐसी टाइप अलाउ करता है, डेटा टाइप जो होती ही स्पेसिफिकली इन कैटेगरीज के लिए। तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से हमने इसको कैटेगरी टाइप में लाना है, एप्स और वो कंटेंट का कॉलम डॉट करके एस टाइप का फंक्शन कॉल किया, और जिस टाइप में मुझे उसको कन्वर्ट करना है वो मैंने पास करना है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे जब इसको मैं सेल को रन करूँगा और एप्स, अब इसकी चेकिंग करते हैं। इसकी चेकिंग का एक हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। रेटिंग डॉट डी टाइप से मुराद आपकी डेटा टाइप हो जाएगी, कैटेगरी। सही है, अब ये डेटा टाइप इसकी कैटेगरी है, ना कि ऑब्जेक्ट टाइप। अच्छा, यही काम हमने प्राइस पे करना है, इंस्टॉल्स, रिव्यूज, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज जो हैं, ये सारी की सारी क्या हैं आपके पास, प्राइस एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं, फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए। इंस्टॉल हमारे पास कितने हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू है, इंस्टॉल कभी भी फ्लोटिंग वैल्यू में नहीं हो सकता। रिव्यूज कितने होंगे, 1 to 10 की रेटिंग है फॉर एग्जांपल। टाइप है, कैटेगरी, ये सारे कॉलम को हमने सिमिलर इसी पैटर्न के साथ जो मैंने ऊपर बताया उसी उससे कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उन डिजायर कॉलम्स के अंदर जो हैं उनमें स्टोर अगेन करवा दिया। ये हो गया हमारे पास कन्वर्टेड। ठीक है, जेनरास को यहाँ पे जो जेनरल्स हैं टोटल, इनको हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर। मैं पहले थोड़ा सा इसको है ना आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़, ये कन्वर्ट हुए भी नहीं। देखें, हो गया कन्वर्ट, हुए नहीं हुए, कोई तो बोलो। हो गए सर? जी होगा। ठीक है, देन अब हम थोड़े से और कॉलम्स रह गए, देखें जरा। जेनरल ऑब्जेक्ट है, अभी भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं रहना था। लास्ट अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, लास्ट अपडेटेड का कॉलम कैसा था ताकि हमें आइडिया हो जाए। ठीक है, एप्स और लास्ट अपडेटेड, ये तो डेट्स है हमारे पास, तो इसको तो ऑब्जेक्ट टाइप होना ही नहीं चाहिए, ना ही इंटीजर, ना ही फ्लोट, ना ही कैटेगरी। तो हमारे पास पांडास के अंदर स्पेशली हमें डेट्स को हैंडल करने के लिए पाइथन में हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम डेट टाइम कहते हैं, तो वो डेट्स के लिए होती है, तो हमने कन्वर्ट करनी है डेट के अंदर। जनरल्स को यहाँ पे कैटेगरी में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर हमने डेट टाइम लास्ट अपडेट को एप्स डॉट लास्ट अपडेट, सॉरी डॉट नहीं, यहाँ पे ब्रैकेटिंग उसके अंदर हुआ है। पांडास को कॉल किया, पांडास की लाइब्रेरी पीडी डॉट करके मैंने फंक्शन कॉल किया टू डेट टाइम। टू डेट टाइम का फंक्शन में अब हमने आर्गुमेंट पास करना है कि हमने कौन सा वाला कॉलम है जो हमने डेट टाइम टाइप का बनाना है, वो ये है एप्स डॉट लास्ट अपडेट। वो पूरा आर्गुमेंट के अंदर हमने पास कर दिया, रन किया एंड देन चेक द इन्फो, तो हमें पता लग गया, देखें यार ये तो डेट टाइप में आ गया, डेट टाइम टाइप में। बात क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर?
एक क्वेश्चन है, ये जी। जो हमारा डेट टाइम का जो फॉर्मेट है, ये डिटेक्ट कौन कौन से फॉर्मेट्स को कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर MMDDYY अगर दिया हो तो सो व्हाट वुड इट डू? वुड इट बी देख कंपैटिबल? अच्छा देखें, इसके अंदर ये है कि एक तो ये है कि ऑटो डिटेक्शन है और एक है कि फोर्सफुली आप क्या बताना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पूरा डेटा होगा ना गिवन, ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है बेसिकली मंथ, डे एंड ईयर के अंदर। अगर आप इसको चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट टाइम फॉर्मेट के अंदर चेंज करें तो वो भी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग डेट टाइम को कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये देखें, अब ये किसमें, इसने बाय डिफॉल्ट में कौन सा फॉर्मेट यूज किया, इसने ईयर, मंथ एंड डेट वाला फॉर्मेट यूज किया। सही है, क्योंकि हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया था, तो डिफॉल्ट जो इसने फॉर्मेट रखना था उसके अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया डेट वाले फॉर्मेट। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप? एक सेकेंड यार, इसको दूसरे फॉर्मेट में मैं इसके अंदर फॉर्मेट, एक तो मंथ था हमारे पास, मंथ का हो गया। अभी कौन सा में आ रहा है आपके पास, ईयर, डे एंड, ये हो गया। ठीक है, आपके पास नहीं नहीं ये मंथ में आया है। अच्छा, इसने इसको नहीं लिया, एक सेकंड, मुझे फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट्स हैं ना, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, वन सेकेंड। एक तो ओके, तो ये है हमारे पास एक फॉर्मेट ये वाला, डे, मंथ, ईयर। देखते हैं इसने इसको कन्वर्ट किया या नहीं। अच्छा, ये इसको कन्वर्ट कर नहीं रहा किसी पर। चलो मैं इसका बताता हूँ देखकर, कोडिंग है ना इतनी सारी हो जाती है कि याद नहीं रहती। मैं आपको करके तलाल परसेंट हाँ, याद है आपको? हेलो, परसेंटेज डी के बाद स्लैश डालें, फिर परसेंटेज एम लिखें, फिर उसके बाद अगेन स्लैश डाल के परसेंटेज वाई लिख के देखें, स्लैश नॉट हाइफन। नहीं ये इसको इस तरीके से फोर्सफुली नहीं कर रहा। चलो मैं इसका सर कोड, जी सर परसेंटेज के बाद माइनस का साइन लगा है ना? एक सेकंड रुको यार, चलो मैं हम देख लेता हूँ। हम्म, अच्छा जी। तो अब हमारे पास फॉर्मेट जो है डे, ईयर और मंथ वाइज आना तो चाहिए यार, ये सही लिखा वैसे। हम्म, चलें इसकी प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं। वैसे ये फॉर्मेट तो सही लिखा है, ठीक है, इसको मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग इतने नीचे सकते हैं, इसको आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं। सिलेक्ट इंटरेस्टेड एंड इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमें एट्रीब्यूट्स ऐसे चाहिए होंगे जो देखने हमने कि हमारे मॉडल के लिए कौन से फ़ायदेमंद होंगे और कौन से अच्छी प्रोडिक्शन दे पाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ी सी और एक्सप्लोरेशन करते हैं। यहाँ पर पहले हमें एक टेक्निक है, आईलॉग फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको इंडेक्सिंग के, जैसे हम लोगों ने इंडेक्सिंग पढ़ी थी एरे में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेकिंग करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इंडेक्सेस उठाओ तमाम रॉज, पहले तो स्पेसिफाई करता है रॉज को, सेकंड स्पेसिफाई करता है कॉलम को, ठीक है, apps.to में। तो हमारे पास तमाम रोज लेकिन उठाओ, लेकिन 11 तक के कॉलम्स उठाओ, सारे कॉलम्स नहीं उठाने। कॉलम कहाँ तक उठाने? फ्रॉम 0 to 10, नॉट ऑल। ये रोज स्पेसिफाई कर रहे हैं और ये कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल एरे वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम आपको 2D एरेज में पढ़ाया था। बात समझ आ रही है ये वाली? जी। यस सर। अब थोड़ी सी चले हम विजुअलाइजेशन की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी इंसाइट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लीन तो हमने थोड़ा कर लिया डेटा, लेकिन इंसाइट्स भी बड़ी ज़रूरी होती हैं चीज़ों को देखने के लिए कि क्या है। अब मेरे पास ये है कि टॉप 10 रेटेड ऐप्स कौन सी थी हमारे पास, कहाँ? गूगल प्ले स्टोर पे। तो मैंने सिंपल क्या किया, जो ऐप्स 2 का जो डेटा फ्रेम था उसके अंदर एन लार्जेस्ट का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम में, पांडास का। हमने किया कि टॉप 10 रेटिंग वाले हमें रिटर्न करके दे दो, और वो उसने पूरे में सर्चिंग की कि टॉप 10 रेटेड कौन सी हमारे पास थी एप्स, वो सारे रिटर्न कर दो, ठीक है। फंक्शन क्लियर है? बहुत सिंपल, सीधी सीधी सी बातें कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें अगर रेटिंग में 5.0 के अगर और भी ज़्यादा हो तो ये किस बेसिस के ऊपर रिटर्न करता है डेटा पे? रिटर्न करता है, ये करता है सॉर्ट पहले तो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट वैल्यूज करते हैं, ये इसने सॉर्ट किया, लेकिन मुझे सॉर्ट क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट किस में सेंस में करने थे? क्योंकि टॉप 10 उठानी थी ना मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है असेंडिंग फॉल्स। असेंडिंग फॉल्स का मतलब ये हो गया ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग वैल्यूज चाहिए मैंने, तो इसने रेटिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा। और टॉप 10 यहाँ पे हेड, मैंने रिटर्न हेड में 10 लिखा था, इसलिए इसने 10 दिया था। अगर मैं 10 नहीं लिखता तो ये देखें कितनी सारी आ गई वैल्यूज रेटिंग के बाद। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए थी जो टॉप 10 है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी। तो उसने सिर्फ टॉप 10 रिटर्न कर दिया, ठीक है। जी ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोग्राम वगैरह बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, हमने हिस्टोग्राम बनाया है। ये sns.set स्टाइल, ये थोड़ा सा स्टाइलिंग के हैं। आप लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना सीबॉन की, सेट स्टाइल की, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि स्टाइलिंग बेसिकली कैसे होगी और ज़्यादा मजे। ये पीएलटी हमने ऊपर यूज़ की थी, मैटप्लॉटलिब आपने ऊपर देखे थे, मैंने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट की थी, सीबॉन भी इंपोर्ट की भी, ठीक है। ये हमने किया क्या कि सिंपली टॉप 10 रेटेड जनरल, यानी टॉप रेटेड में हमारे पास ऐसे थे। टॉप 10 हमारे पास कौन सी थी एप्लीकेशंस ऐसी प्ले स्टोर पे, हमने वो टॉप रेटेड के वेरिएबल में स्टोर करवाई थी। अब उसमें हमने चेक कर रहे हैं कि ये कौन कौन से इसके अंदर जनरल्स की है एप्लीकेशंस। तो ये हमने टॉप रेटेड का सिर्फ वो पर्टिकुलर कॉलम भेजा जिसकी हमने चेकिंग करनी। तो यहाँ पे मैंने जनरल्स चेक करनी थी, तो सिर्फ मैंने वो भेजी plt.xlabel। plt.xlabel का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पे मेरे पास क्या है, और y लेबल का मतलब कि y लेबल पे मेरे पास क्या नाम लिखा हुआ है। जैसे अकाउंट लिखा हुआ है, x लेबल पे कैटेगरी। अच्छा, ये मार्जिन थोड़ी सी इसके है, मार्जिन सेट करना plt.show के इसको शो करवा दो आप, जो भी आपका ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ बनना कैसे, असल काम गेम यहाँ पर है, इस लाइन में। ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये कर रहा है कि आपने टॉप रेटेड जनरल्स भेजे, ये पूरा कॉलम भेजा। इस कॉलम में इसने यूनिक चेक किए कि यूनिक वैल्यूज कितनी है। तो हमारे पास 3 है ऐसी, कॉमिक, डेटिंग और इवेंट्स की ऐप्स। तो ये 3 टाइप की ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा
रेट की गई हैं गूगल प्ले स्टोर पे। अब देखें कितनी कमाल की बात हमें पता लग गई इससे। सिर्फ हमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की और हमें पता लग गया कि टॉप 10 रेटेड ऐप्स कौन सी थी, किस टाइप की थी पर्टिकुलर। नीचे साइड में ये नीचे हमारे पास उसका लेबल आ गया कि वो किस टाइप की और कितना काउंट है, वो वाई एक्सिस बता रहा है। यहाँ पे देखें 6 है इस ऐप का, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। 3 ऐसी ऐप हैं, 6 ऐसी ऐप हैं और 1 ऐसी ऐप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है उसी के हवाले से। यहाँ पर रिव्यू वर्सेस रेटिंग का एक ये कहलाता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमारे पास सिंपली हमें डेटा पॉइंट्स का जब रिलेशन चेक करना होता है ना, के दो वैल्यूज बेसिकली कहाँ पर लाई कर रही हैं, ठीक है, एक्सिस के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज। तो हमने देखना है रिव्यूज और रेटिंग का। इससे हम देखें क्या इंसाइट निकाला। पहले मैं थोड़ा सा कोड डिफाइन कर दूँ। ये कोड plt डॉट फिगर, हम फिगर का साइज बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ 10.5 कर दूंगा तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, ये देखें सिंपल। अच्छा, ये स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं plt डॉट स्कैटर। अच्छा, इसमें दो वैल्यूज भेजनी पड़ती हैं हमें। एक एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है और हमने वाई एक्सिस पे क्या बना रखना है। देन यहाँ कलर स्कीम भेजिए जो कि रेड होगी पॉइंट्स। एक्स लेबल वही नीचे क्या आना चाहिए हमारे पास, नाम इसका, रिव्यूज इन मिलियंस। एंड वाई लेबल रेटिंग। ये लास्ट में फॉन्ट वगैरह डिफाइन किया कि कितना बड़ा होना चाहिए plt डॉट। अब यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ की मदद से हम लोग कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। रिव्यूज, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या इंसाइट, इनसे इंसाइट क्या निकाल सकते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, जिसकी रेटिंग हमारे पास 1 में थी उसके रिव्यूज कितने हैं। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है उसकी रिव्यूज हैं टॉप रेटेड ऐप्स में जो कि 0 हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिसके 4.5 हमारे पास रेटिंग्स हैं और उसकी रिव्यूज कितने हैं इन मिलियंस, 6 मिलियन से अबव हैं या फिर 8 मिलियन से अबव है। ये इनसाइट समझ आ रही है? इसकी रीडिंग कैसे करते हैं हम ग्राफ्स। जी ठीक है, अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही बात तो वो अभी भी रुक के मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर। सॉरी सर, ये रिपीट कर देंगे प्लीज। अब देख, तो यहाँ पे इसने बताया वाई एक्सिस पे मेरे पास रेटिंग आ रही है 1 से 5 तक। सॉरी, एक्स एक्सिस वाई है, वाई सॉरी। एंड देन एक्स एक्सिस से मेरे पास रिव्यूज इन मिलियंस 0 से लेके 8 मिलियंस तक। ठीक। अब ये हम लोग कैसे रीडिंग करेंगे इसकी। इसने पॉइंट ड्रॉ किया है कि y के ऊपर जब हमारे पास 4.5 रेटिंग है ना, तो उसकी मिलियन में रिव्यूज कितने थे, कितने थे 2.8 समथिंग आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे। ये एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को डिनोट कर रहा है। एक पॉइंट एक इंडिविजुअल रॉ के लिए फोर। आप लोग ये समझे कि एक रॉ एक पॉइंट को डिनोट करे। तो वो एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन भी आप समझ सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन, जो ये कोई एप्लीकेशन है हमारे पास, इसका नाम हमें नहीं पता, तो इस एप्लीकेशन के जो रिव्यूज हैं वो 4.76 मिलियन के करीब है और उसकी रेटिंग कितनी है 4.5 प्ले स्टोर के ऊपर। तो हमारे पास कुछ अच्छी इंसाइट्स आ गई जिससे हम चीज़ें देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग्स पता कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐप पे जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर, ओके। एप्स डॉट इंस्टॉल डॉट मैक्सिमम इंस्टॉल्स किसके मैक्सिमम हुए हैं। ठीक है, ये बता दिया हमें मैक्सिमम इंस्टॉल एक ऐसे एप्लीकेशन है, ये हमारे पास 10,000 है। रिव्यूज हमारे पास कितने हैं टोटल मैक्सिमम के अंदर, ये वैल्यूज आ गई। ये कुछ एक्सप्लोरेटरी सेंस के लिए। बॉक्स प्लॉट, अब बॉक्स प्लॉट क्या कर रहा है ये देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका बॉक्स प्लॉट हमारे पास, मैं एक ऐसा बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करता हूँ। तो ठीक है, एप्स, जब बॉक्स प्लॉट थोड़ा है ना इसके अंदर सही ही नहीं आ रहा, मैं किसी और कॉलम पे इस पर ट्राई करता हूँ।
ये और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आप लोगों को इसकी। कैटेगरी का कॉलम है तो कैटेगरी वाला, हाँ कैटेगरी का कॉलम है। कोई है इसमें बिल्कुल फिलहाल ऐसा? आप एक काम करें कि इसमें कॉलम्स के बजाय उसका मेन पर्पस बता दें कि बॉक्स प्लॉट हम क्यों यूज़ करते हैं। आप नीचे करें, मैं इसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंटरप्रिटेशन इन लोगों को समझ में आ जाएगी। वो पूरा दिखाना चाह रहा था कि कोई ऐसा बॉक्स प्लॉट आ चले उसमें बता दूँ, बताएं फिर। अच्छा, बॉक्स प्लॉट हम यूज़ क्यों करते हैं? हो सकता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद हो प्ले स्टोर पर जिसकी आउटस्टैंडिंग रेटिंग हो, आउटस्टैंडिंग रिव्यूज़ हो, इंस्टॉल्स हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन कौन सी है? क्या मैं ये करूँगी कि पूरे कॉलम्स को मैं रीड करूँ और फिर मैं फाइंड करूँ कि किसका काउंट कितना है? तो उसके लिए एक छोटी सी विजुअलाइजेशन है, वो है बॉक्स प्लॉट। वो क्या करता है, मुझे आउटलायर्स बता देगा। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर कोई उनकी परफॉर्मेंस होती है। लाइक के फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ने 1 बिलियन 10 बिलियन जो है वो इंस्टॉल हो किसी एप्लीकेशन के और बाकी एप्लीकेशंस के ना हो, तो वो एप्लीकेशन क्या हुई, वो एप्लीकेशन एज आउटलायर हो गई। कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए, अब उसके मार्क्स क्या हो कि फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो क्लास में, तो वो एक आउटलायर है, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के एवरेज में या उनके कंपैरेटिवली उसके मार्क्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो आउटलायर जो है ना, एक पूरा एक एनालिसिस है, इट्स अ सेपरेट फील्ड भी हम इसको कह सकते हैं कि हमें पता करना पड़ता है कि जो आउटलायर्स हैं वो हमें अपने एनालिसिस के दौरान रखने हैं या उनको डिलीट करना है, उनको रिमूव करना है या उनकी बेसिस पर कोई अच्छी इंसाइट्स को गेन करना है। तो ये जो प्लॉट बना हुआ है, तलाल थोड़ा सा नीचे करें। अच्छा, ये रिव्यूज़ और इंस्टॉल्स मुझे बता रहे हैं। अब रिव्यूज़ जो है वो अगर काउंट देखें हम बिलियंस में जा रहा है, तो समथिंग कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये इतने ज़्यादा, इसमें कोई आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस का काउंट भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हो जिनके रिव्यूज़ क्लोज़ हों एक-दूसरे से। लेकिन इंस्टॉल्स पर अगर आप गौर करें तो एक पॉइंट ऐसा है जिसके अगर 0.4 बिलियंस जो है वो इंस्टॉल्स है मेरे पास, और अगर ग्राफ को और ऊपर करें तो मेरे ख़्याल है एक और पॉइंट ऊपर भी लाई करता है। तो वो पॉइंट क्या होगा कि उसके जो है वो पूरे 1 बिलियन व्यूज़ हैं। तो मुझे इससे क्या पता चल गया कि हाँ, एक ऐसी एप्लीकेशन लाइक करती है, एग्ज़िस्ट करती है जिसके इंस्टॉल्स इतने ज़्यादा हैं। अब हमारे लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन जब कोई एनालिसिस करती हैं तो वो ये चेक करना चाहती हैं कि किसी अगर मुझे टारगेट को अपने हिट करना है, मतलब मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ जो कि जिसके रिव्यूज़ या जिसके इंस्टॉल सबसे ज़्यादा हों प्ले स्टोर पे। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले वो एप्लीकेशन उठाऊँगी जिसके करंटली एग्ज़िस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी एप्लीकेशन थी, इसके 1 बिलियन है। अब मैं फिर उसके फीचर्स उठाऊँगी कि उस एप्लीकेशन जो है वो उसकी कैटेगरी क्या थी, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती थी, कोई गेमिंग एप्लीकेशन थी, कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड थी, और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन की प्लानिंग भी उसी हिसाब से करूँगी कि मेरी एप्लीकेशन भी उसी कैटेगरी से या उससे थोड़ा-सा जो है वो यूनिक हो कि मेरे जो इंस्टॉल्स आएँ वो उससे भी ज़्यादा आएँ। तो बेसिकली बॉक्स प्लॉट भी इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम आउटलायर्स को फाइंड कर सकें। फिर उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करना है या उनके ऊपर कोई वैल्यूएबल इनसाइट्स को राइट करके आपको ऑर्गनाइज़ेशंस को पास आउट करना है, तो वो फिर आप बाद में डिसाइड करते हैं। लेकिन बॉक्स प्लॉट से पता यही चलता है कि हमारे पास आउटलायर्स कौन-कौन से हैं। बात क्लियर हुई आप लोगों को? नहीं हुई तो पूछ जी, सकते हैं। ये काफ़ी क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट में। सही है, सही है, सही है, सही है। बेहतरीन। चलें अब हम बॉक्स प्लॉट के बाद एक और प्लॉट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट से हमें क्या समझ आ रहा है? काउंट, या हमें वो काउंट पर्टिकुलर कैटेगरीज का बताना है। काउंट प्लॉट में हमने सिंपल क्या करते हैं, सीबॉन का है बेसिक, सीबॉन का है, तो हमें क्या किया है, हमने काउंट एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, इसके अंदर हमने अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक डेटा का वेरिएबल है जहाँ पे हमने डेटा क्या भेजना है, एप्स डॉट टू के अंदर जो मौजूद था डेटा मैंने वो सेंड करना है। एक्स एक्सेस पे मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कैटेगरीज, और यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर होना चाहिए काउंट प्लॉट के अंदर, तो वो किस टाइप का होना चाहिए हमारे पास,
एप्स डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स और इंडेक्सेस, यानी इंडेक्सेस लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसने काउंट प्लॉट कैसे ड्रॉ किया। पर किसी के फैमिली है तो फैमिली का काउंट कितना है टोटल कैटेगरी का, तकरीबन 1900 के करीब है। तो इसने हर एक इंडिविजुअल का इस टाइप की कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है उनका काउंट बता दिया मुझे निकाल। तो ये अच्छी एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है हमारे लिए एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बीच में एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर है कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो है कोडिंग के, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग है ना बहुत इजीली हो जाती है। जब आप इसके ऊपर पाइथन पे तो काम करते हैं तो वैसे इजी कोडिंग होती है, कोडिंग इजीली हो जाती है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट को यूज़ क्या करना है, हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपनी इंसाइट्स निकालनी है। फिर हमें बस सिंपल टूल चाहिए होता है, टूल को आपको याद नहीं रखता है, ठीक है, टूल को। और एक एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि आपको कोडिंग एग्जैक्टली याद नहीं रह सकती, इसको हमेशा आपको इंटरनेट से ज़रूर देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बात याद रखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसी ज़्यादा एप्लीकेशन वो हैं जो गेम्स और फैमिली से बिलोंग कर रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, ये प्लॉट मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तलाल इसको लीव कर दें, हाँ इसको हाँ बाद में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा मशीन हाँ लर्निंग के मॉडल्स के या हाँ स्टैट्स के साथ। बिल्कुल, क्योंकि केडी प्लॉट्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो हमने यहाँ पर अगेन डॉग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सिंपल वही फंक्शन थे। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन दिखा रहा हूँ कि शेप का फंक्शन। आपको अगर शेप चेक करना है अपने उसका, यार ये मेरे पास है नहीं मेरे ख्याल से, मैं दिखा देता हूँ। एप्स डॉट शेप, शेप से मुझे ये पता लग जाएगा, एक तो हमने इन्फो के थ्रू पता किया था कि कितनी एंट्रीज हैं, लेकिन उसमें मेरे पास और भी सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने सिंपल ये किया कि बता दिया इसमें 10,356 हमारे पास क्या चीज़ें हैं, रॉज हैं, और 30 मेरे पास कॉलम्स हैं इस पूरे डेटा सेट के अंदर। डॉट शेप जो एक्चुअली वो मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा होता है कि बिल्कुल इतने बिल्कुल, रॉज एंड इतने कॉलम। इतने रॉज हैं इतने कॉलम, ये बिल्कुल इस डेटा फ्रेम के डायमेंशन को डिनोट करता है, ठीक है। सॉरी, तो मेरे पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हैं इसलिए मैं इनको स्किप करता गया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास के बाद हम है ना इसको मजीद देखेंगे। और मैंने लास्ट अच्छा, में यहाँ सेंटिमेंट एनालिसिस का जो है ना एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, बाकी प्लॉट्स जो हैं वो आप लोग स्टैट्स में पढ़ लेंगे। वैसे भी प्लॉट्स की कोडिंग ही मैटर नहीं करती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसके एक्स वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है और प्लॉट्स को अपने रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाना है और दिखने में अच्छा किस तरीके से बनाना है। क्योंकि जब आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किसी के भी साथ अटैच होंगे और फॉर एग्जांपल एज ए एनालिस्ट अटैच होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो सामने वाले इंसान को समझ में आनी चाहिए। तो वहाँ पे कोडिंग डिपेंड नहीं करती या वहाँ पे पाइथन डिपेंड नहीं करती। बहुत से कोडिंग टूल्स भी हमारे पास ऐसे अवेलेबल होते हैं जो कि प्लॉट्स इजीली बना के दे देते हैं, लाइक कि मैंने पावर बीआई इस्तेमाल कर लिया, टैबल्यू इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी टूल्स होते हैं। लेकिन बस आपके पास ये पता होना चाहिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, ठीक है, आउटलायर एनालिसिस क्या है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको डाटा विजुअलाइजेशन में उसकी क्लीनिंग में क्लियर होनी चाहिए। सेंटिमेंट क्या होता है बेसिकली, रिव्यूज का यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन रिव्यूज का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो आप लोग कमेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो बैकएंड पे किसी ना किसी एनालिसिस के लिए यूज हो रहे होते हैं। वो क्यों यूज हो रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोस्ट है, ठीक है, और उसके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट जो है वो बाकी दूसरे लोगों को भी रेफर हो रही होती है। लिंक्डइन पर भी सेम ये चीज़ है कि जो पोस्ट आपकी फील्ड से रिलेटेड हो और उसके कमेंट्स या फिर उसके जो लाइक्स वगैरह हैं वो अगर ज़्यादा हो तो वो आपको भी रेफर हो जाती है, आपको पास भी शो हो जाती है, ठीक है। तो ये होता किस तरीके से, रिकमेंडेशन होती किस तरीके से है, ये हम सेंटिमेंट की बेसिस पे करते हैं। सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट शो नहीं हुए हुए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस की बेसिस पे आप ये कर सकते हैं कि आप ये फाइंड कर लें कि कौन सी एप्लीकेशन है जिसके पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा है,
ठीक है, वो कमेंट्स जिस भी एप्लीकेशन के ज़्यादा होंगे तो अगेन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है वो टारगेट को हिट करने के लिए कर रहे होते हैं। एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन जो करती है वो किस लिए करती हैं कि भाई उन्हें भी ना मार्केट में कोई कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन को लेके आना होता है। तो वो क्या करेंगे कि पॉजिटिव कमेंट्स जिसके ज़्यादा हैं तो वो शो हो जाएगा। अब पॉजिटिव कमेंट्स जिस एप्लीकेशन के हैं तो उसकी टाइप क्या है, क्या वो एप्लीकेशन फ्री है या वो एप्लीकेशन पेड है। अगर वो एप्लीकेशन फ्री है तो उसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स क्या है, उसकी रेटिंग क्या आ रही है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन ये दलाल आपको जो है वो सेट्स वाली क्लास में बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो दलाल अब क्लास को एंडिंग की तरफ लेके चले जाएं। क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस का पूरा हम क्लास के ऊपर है ना, रिव्यूज के ऊपर जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है इस क्लास का पूरे बूट कैम्प का, वो है ही इसी से रिलेटेड, और हम इसी के ऊपर एक रिकमेंडेशन सिस्टम की एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बस हम क्लास एंड करते हैं, वरना फिर और बुक के कुछ रेफरेंस दिए मैंने यहाँ पर, और ये बुक्स में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इसको बुक की क्लास पर। कोई क्यूरी है? एक क्वेरी है, ये जो बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये इसका जो पॉजिटिव ओवरऑल जो बेसिकली एनएलपी, यहाँ एनएलपी अप्लाई होगी ना ऑब्वियसली फॉर द ट्रांसलेटेड रिव्यू। एनएलपी बिल्कुल कह सकते हैं, एनएलपी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लाइब्रेरी जो यूज की है उसके बारे में मैं आगे चल के बता दूँ। बाकी हाँ, यस, एनएलपी अप्लाई होगी यहाँ पे सेंटिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। कोई क्यूरी? अच्छा, मैं एक चीज़, चले एनएलपी का जिक्र आ गया ना, मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। मेनली जो एप्लीकेशन वर्क होता है ना इसके अंदर मशीन लर्निंग में, वो मेनली दो फील्ड मेजर फील्ड है, एक एनएलपी कहलाती है और एक कंप्यूटर विजन कहलाती है। कंप्यूटर विजन के अंदर हम लोग वो एप्लीकेशंस पे, उन एप्लीकेशंस पे काम करते हैं जो इमेजेस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, ये इमेजेस के डेटा सेट पे काम करती है टोटली। और आपके पास एनएलपी के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आपके पास हो गया हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया हमारे पास, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज को समझना हो गया, और खुद से जैसे आपने चैटबॉट्स देखे होंगे खुद जनरेट करते हैं, तो ये एनएलपी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और वो कुछ कंप्यूटर विजन की हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, फेस डिटेक्शन वगैरह। आप लोग कैमरा जब आप तस्वीर लेते होंगे, फेस डिटेक्शन आपके फेस के ऊपर स्क्वायर बॉक्स बना होगा, ये कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम है। तो मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशन साइड के ऊपर ये वर्क है। कोई क्यूरी है? वरना हम लोग क्लास को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। देन फिर मैं समझता हूँ कि सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, और हम लोग क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास परसों। ठीक है, Okay, thank you so much.